गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग 17 से 21 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आने वाला जो हमारे सीजीएल का एग्जाम है उसके लिए हो या फिर जो हमारे रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, मेजर ध्यानचंद सिंह जी। तो जो हमारे जो हॉकी के लेजेंड थे मेजर ध्यानचंद सिंह जी, उनकी सम्मान के अंदर है जो कि हमारा प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो कि ये हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि उनका जन्मदिन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्मा मिनी क्लिनिक किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी जी ने तमिलनाडु में 2000 अम्मा मिनी कोविड क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जो कि हमारा जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनका फ्री के अंदर है, जो कि उनका कोविड-19 का इलाज है जो कि करेगा और उनको उनसे कोविड-19 से प्रिवेंशन से रिलेटेड जो भी है मदद उनको प्रदान करेगा। तमिलनाडु राज्य जो कि देश में चौथा सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जो कि हमारा कोविड-19 के केसेस जहाँ पर देखने को मिले। तमिलनाडु के अंदर अब तक लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। ये जो हम लोगों का जो अम्मा कैंटीन चलाया गया, आपको याद होगा कि जो तमिलनाडु की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उनके जो कि सम्मान में उनके नाम पर है जो कि इसको चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाइटल पब्लिक पर्पज प्रोजेक्ट के रूप में फाइबर ग्रिड परियोजना शुरू की। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना को जो कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य परियोजना के रूप में घोषित कर दिया है। इसके साथ यह परियोजना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से संबंधित सभी अधिकारियों को केवल 5 दिन पूर्व सूचना है जो कि देगी। इस परियोजना को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की अनुमति के अधिकार के साथ है जो कि इसको जोड़ा गया है। सॉरी। तो याद रखिएगा, आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो हमारी जो वाइटल पब्लिक पर्पज प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वो किसके लिए लॉन्च किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए आवेदन या फिर कहें तो एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, डाक पे। तो हाल ही में जो हम लोगों का जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने डाक पे नाम से एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की है, जो कि डिजिटल भुगतान को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के जो कि काम है हमारा करेगा। ये जो हम लोगों की एप्लीकेशन थी, हमारे जो केंद्रीय संचार कानून और न्याय के मंत्री और जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हमारे जो कि मिनिस्टर हैं उन श्री रवि शंकर प्रसाद जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने यूएनईपी के 2020 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, विद्युत मोहन। तो अभी हाल ही में हमारे यूएनईपी के 2020 के जो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है जो कि दिए गए हैं, ये 7 व्यक्तियों को जो कि दिए गए हैं, जिनमें हमारे जो इंडिया के जो कि हमारे विद्युत मोहन भी जो कि शामिल हैं। ये जो 7 व्यक्ति जिन्हें दिया गया है ये हमारे नजाम्बी मैते जो कि केन्या से हैं, जबकि जो हमारे सियाओयुहान रेन जो कि चाइना से है, विद्युत मोहन जो कि इंडिया से हैं, जो कि हमारे टकाचार के को फाउंडर हैं। ये जो हम लोगों की स्टार्टअप है जो कि इनके द्वारा शुरू किया गया था, ये हमारा जो बायोमास होता है उसको अपग्रेड, बायोमास इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए एक अफोर्डेबल है जो कि वे ऑफ उनको डेवलप करने के लिए प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये हम लोगों के जो
किसान होते हैं उनको जो क्रॉप्स को लिए फ्यूल भी होता है, और जो हम लोगों का जो बायोमास होता है, जो हम लोगों का जो वेस्टेज होता है, जैसे कि ये भूसा हो गया, जो हम लोगों का पैडी हो गया, जो कि पराली होती है, उसको जो कि बायोमास के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे हम लोग फ्यूल वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, और जिससे कि हम लोगों का पोल्यूशन के अंदर भी जो कि काफ़ी रिडक्शन देखने को मिलता है। अरपकीज हैं जो कि हमारे ग्रीस से हैं, और एलिशिया ग्रेशिया जो कि यूएसए से हैं, जबकि जो एलजी एलजी जेले जेला जो कि कुवैत से हैं, जबकि जो मैक्स हिडाल्गो है जो कि पेरू से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने के लिए कहा गया है? तो इसका जब का सही आंसर होगा वो होगा डी, कोलकाता के अंदर। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कि जयंती होती है, उनको 23 जनवरी के अवसर पर जो कि एक संग्रहालय जो कि खोलने का अभी घोषणा की थी, जो कि हमारा नेताजी की 125वीं जयंती के ऊपर 23 जनवरी 2022 को जो कि इसका उद्घाटन है जो कि किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा ए, 16 दिसंबर को। जी, आपको पता होगा 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसके अंदर जो है 16 दिसंबर को जो कि हम लोगों ने इसको युद्ध को जीत लिया था, और इसी के तहत जो है 16 दिसंबर को जो कि ये हमारा विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान पर बांग्लादेश की जीत को चिन्हित करने के लिए जो कि इसको मनाया जाता है। इस दिन जो हमारे जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे अब्दुल्ला खान नियाजी, उन्होंने मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना की सहयोगी जो सेनाएं थी उनके सामने जो कि 93,000 जो कि पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण है जो कि कर दिया था, और इसके परिणाम स्वरूप जो कि भारत ने इस युद्ध को जो कि जीत लिया था। और इसी के बाद जो हम लोगों का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको जो कि बांग्लादेश का जो कि कंट्री है जो कि बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लून निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, गूगल। तो गूगल की सहायक कंपनी जो कि प्रोजेक्ट लून ने हाल ही में घोषणा की कि उसने उसके गुब्बारा छोड़ा गया था, उसने उन्होंने गैस भर के एक गुब्बारा छोड़ा था जो कि 1 साल तक समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर होता है हम लोगों का, उसके अंदर जो कि 1 साल तक वो घूमता रहा था। इस गुब्बारे के अंदर जो कि हीलियम गैस थी जो कि भरी गई थी, और उसने लगभग 2.1 लाख किलोमीटर की दूरी जो कि तय की थी। प्रोजेक्ट लून था जो कि इसका लक्ष्य दुनिया के दूर दराज हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी थे जो कि प्रदान करना था। और जो अभी हाल ही में जो बलून छोड़ा गया था, इसने 312 दिनों के लिए जो कि हवा में रहकर सबसे लंबी स्ट्रेटोस्फेरिक उड़ान के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी जो कि बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन अमोनिया परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो हम लोगों की अमोनिया के अंदर जो कि आयात को कम करने के लिए और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जो कि ग्रीन अमोनिया परियोजना है जो कि शुरू की गई है। इसके अंदर जो हमारा केंद्रीय ऊर्जा और नए और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय थी, उसने ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं के लिए जो कि ये प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो कि ग्रीन अमोनिया को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो कि कंपनी से जो हम लोगों की कंपनीज हैं उनसे जो कि टेंडर वगैरह है जो कि मंगाए गए हैं। 2019 के अंदर अमोनिया का जो हम लोगों का जो कुल आयात था वो 478 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग जो कि अमोनिया का इम्पोर्ट है जो कि कर रहे हैं। अमोनिया का जो उपयोग होता है वो लगभग मोस्टली हम लोग का जो ज़्यादा होता है वो हम लोग का यूरिया और अमोनियम फास्फेट के अंदर है जो कि किया जाता है, जो कि हम लोगों का
जो हम लोग एग्रीकल्चर होती है उसके अंदर जो कि खाद के रूप में किया जाता है, जो कि लगभग हमारा टोटल अमोनिया होती है उसका 93.8% होता है, वो हमारा कृषि के अंदर ही उपयोग हो जाता है। 2008 के बाद से भारत जो अमोनिया का एक इम्पोर्टर देश रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, जबकि 2022 तक अभी हम लोगों ने रखा है कि इसको इम्पोर्ट को घटा करके कम से कम जो कि करने की हम लोगों ने जो कि इसका लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन अमोनिया की बात की जाए तो देखिए, ग्रीन अमोनिया होती है हम लोगों की, वो क्या होती है कि 100% नवीकरणीय होती है और जो कि कार्बन मुक्त होती है, यानी कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट है जो कि वो नहीं होता। इसको जो होता है तो हैबर प्रक्रिया से, हैबर प्रोसेस के द्वारा जो कि इसको निर्मित किया जाता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए जो कि हम लोगों का जो होता है ग्रीन अमोनिया होती है, इसको उत्पादन के लिए उच्च दबाव और तापमान के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ प्रकृति की प्रतिक्रिया है जो कि करवाई जाती है, और जो कि हम लोगों की जो अमोनिया बनाई जाती है अभी हाल के अंदर, वो हमारी ग्रीन अमोनिया जो कि नहीं होती है। और जो कि अभी हम लोगों की जो बनाई जाती है वो मीथेन से बनाई जाती है, जिसे हम लोग स्टीम मीथेन फार्मिंग प्रक्रिया कहा जाता है, या फिर एसएमआर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एसएमआर प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। दुनिया के अंदर बात की जाए तो दुनिया के अंदर उत्पादित अमोनिया का 80% कृषि में उर्वरक के रूप में जो कि उपयोग किया जाता है। उर्वरकों में अमोनिया नाइट्रोजन छोड़ता है, जो फसलों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व का भी जो कि काम करता है। नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड होता है, जो हम लोगों का डीएनए और आरएनए में प्रमुख तत्व है, और इस प्रकार सभी जैविक अणुओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मिट्टी में अतिरिक्त नाइट्रोजन को हम लोग जो कि न्यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि भी अगर सोइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा एक्सेस के अंदर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बोलेंगे हम लोग। अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन चक्कर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है GSAT-12 आर उपग्रह का नया नाम क्या है, तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, CMS-01। तो हाल ही में भारत ने जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में CMS-01 संचार उपग्रह जो कि लॉन्च किया गया है, जिसका पहले जो कि नाम रखा गया था वो था GSAT-12R। इस उपग्रह को जो हमारा PSLV C50 लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा भारत का 42वां उप संचार उपग्रह है ये हमारा। इसका जो वजन है वो 1410 किलोग्राम है, जबकि ये GSAT-12 का जो कि रिप्लेसमेंट है, जो कि GSAT-12 के अंदर है, जो कि इसको जगह पर इसको रिप्लेस किया जाएगा, जो कि उसका टाइम पीरियड है वो कि पूरा हो चुका है। GSAT-12 जो हम लोगों का था, इसको 2011 के अंदर जो हम लोगों की डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट होता है, यानी कि आपदा प्रबंधन हो गया, टेली मेडिसिन के लिए जो कि सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस के लिए, और टेली एजुकेशन के लिए जो कि इसको लॉन्च किया गया था। अभी ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो हमारा CMS-01 है जो कि परफॉर्म करेगा। इसका जो टाइम पीरियड होगा ये हमारा 7 ईयर्स का होगा, यानी कि 7 साल तक का जो कि ये हमारा काम करेगा। अभी देखिए इस सैटेलाइट के अंदर क्या किया गया है कि इस सैटेलाइट की जो हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसको बढ़ाया गया है। सॉरी। और जो कि हमारा इसीलिए ये जो हमारा इंडो अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप के आइलैंड होते हैं वहां पर भी जो कि कनेक्टिविटी का जो कि काम है करेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, 18 दिसंबर को। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र और इसके जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो हमारे 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है जो कि मनाते हैं। इस वर्ष का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो कि मनाया गया है उसकी जो थीम रखी गई थी वो थी री इमेजिंग री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, यानी कि मानव गतिशीलता को फिर से जीवंत करना। देखिए 18 दिसंबर को ही जो कि इसको क्यों मनाया गया था, क्योंकि जो हमारा जो रेजोल्यूशन था हमारा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को पास करने के लिए, वो हमारा जो रेजोल्यूशन था वो 1990 के अंदर इसी दिन जो कि हमारा अडॉप्ट है जो कि किया गया था, और इसीलिए इसको 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो कि मनाया जाता है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग
72 जो कि मिलियन है वो माइग्रेंट्स है जो कि हमारे इसमें पूरी दुनिया के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा उद्घाटन किए गए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? इसका जब का सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, नेत्रा। तो अभी हाल ही में जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो, उसने अभी हाल ही के अंदर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एक्टिविटीज के प्रति जो कि अवेयरनेस को फैलाने के लिए एक कंट्रोल सेंटर है जो कि लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है नेत्रा। नेत्रा की बात की जाती है, नेत्रा जो हम लोगों का वो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकता है। ये जो प्रोजेक्ट जो हम लोगों का लॉन्च किया गया है, इसका जो मेन जो हम लोगों का मोटिव है वो हमारा कि भी जो हमारा जो स्पेस एसेट्स हैं इंडिया के, उनको मॉनिटर करना, ट्रैकिंग करना और उनको प्रोटेक्ट करना है, जो कि इसका मेन लक्ष्य है। इंडिया के अलावा बात की जाए तो रशिया और यूएस इकलौते ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनके पास अपना खुद का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर है। तो इसी के साथ इंडिया जो कि हमारा थर्ड कंट्री है जो कि बन गया है ऐसा करने वाला। ये जो हम लोगों का जो इसरो का जो एसएससी कंट्रोल सेंटर जो कि बनाया गया है, ये हम लोगों का ISTRAC कैंपस हम लोगों का, जो कि हम लोगों का बेंगलुरु के अंदर है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जब हाल ही में जो हमारा इसरो है उसके द्वारा जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर यानी कि SSC है, वो हमारा कौन सी जगह पर जो कि स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ये जो हम लोगों का जो नेत्रा जो हम लोगों का लॉन्च लॉन्च किया गया कंट्रोल सेंटर है, ये हम लोग का बहुत जो हमारे जो दोनों नेचुरल और मैन मेड सैटेलाइट ऑर्बिट्स होते हैं, उन दोनों को ही जो कि है ट्रैक करने का हमारा काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठन में से किसने वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सेल। तो हमारी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है सेल, उसने जो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड है जो कि 2020 का स्टील सेक्टर के अंदर जो कि जीत लिया गया है। ये जो अवार्ड था इसे दिया गया था, ये हमारा जो इसे जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए जो हमारा वेस्ट वाटर के जो ट्रीटमेंट और रीसर्कुलेशन के लिए जो कि दिया गया था, जो कि इसने अभी अपनी हाल ही के अंदर जो जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स और आउटफॉल्स थे उन सभी के अंदर जो कि ये इसके अंदर काफ़ी जो कि इम्प्रूवमेंट्स की थी। और साथ ही इसने अपने जितने भी प्लांट्स थे उनके अंदर जो हमारा ग्रीन कवर था और जो एफिशिएंट सोयल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम थे उनके अंदर भी जो कि काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई थी। और पिछले 2 साल से जो कि सेल को ही अवार्ड है जो कि दिया जा रहा है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड की बात की जाए तो हमारा काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिसको हम लोगों का वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा 1998 के अंदर शुरू किया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष है जो कि इसको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश है जो कि करेगा? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर आप ब्रिटेन भी जो कि कह सकते हैं। तो अभी हाल ही में जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर श्री प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्हें जो हमारा जो यूके के द्वारा होस्टेड जो कि G7 समिट है जो कि 2021 के अंदर होगा, उसके अंदर चीफ गेस्ट के रूप में जो कि इन्होंने इनको आमंत्रित किया है। इंडिया के अलावा इन्होंने जो साउथ कोरिया और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी जो कि इनवाइट किया गया है। G7 की बात की जाए तो G7 था जो हमारा एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसर्न्स के द्वारा जो कि ऑयल क्राइसिस के अंदर है, जो कि इसको 1973 के अंदर जो कि बनाया गया था। ये जो हम लोगों का ग्रुप है, ये हमारा जो दुनिया के 7 सबसे मोस्टली इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज का जो कि ग्रुप है, जो कि हमारा
यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा से जो कि मिलकर के बना था। इसको पहले G8 के नाम से भी जाना जाता था, बट 2014 के अंदर रशिया ने जो है इसको ग्रुप से एग्जिट कर लिया था और तब से इसके बाद से इसको G7 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रुपे प्रीपेड कार्ड NPCI ने किस वर्ष में जो कि लॉन्च किया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, 2014 के अंदर। तो जो हमारा जो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने जो हमारा रुपे जो कार्ड है उसका जो कॉन्टैक्ट लेस वर्जन है, जो कि ऑफलाइन वर्जन भी कह सकते हैं हम लोग उसको, जो कि लॉन्च अभी हाल ही में अंदर किया गया है। रुपे जो प्रीपेड कार्ड था जो कि भुगतान के लिए यूज किया जाता है हम लोगों का, जो इंडिया का खुद का जो हम लोगों की जो कार्ड सर्विसेज है, जो कि हमारी NPCI के द्वारा 2014 के अंदर है जो कि लॉन्च की गई थी, और तब से इसके अंदर जो कि काफ़ी न्यू हम लोगों को टेक्नोलॉजी और फंक्शंस है जो कि देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस खेल को जो कि मान्यता दी है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, योगासन को। तो अभी हाल ही के अंदर जो हमारा जो खेल मंत्रालय है उसने योगासन को एक औपचारिक खेल के रूप में जो कि औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। इसे सरकारी फंडिंग का लाभ उठाने की प्राचीन प्रथा को जो कि बढ़ावा मिलेगा। यह योग और इसके लाभों के रूप में जागरूकता फैलाने और लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के अंदर जो कि मदद करेगा। खेलो इंडिया के तहत खेल मंत्रालय ने जो कि 4 कार्यक्रम आयोजित करने का जो कि अभी हाल ही के अंदर फैसला किया गया है, और 50 इकाइयां जो कि इसकी प्रस्तावित की गई है। योगासन खेल को 7 श्रेणियों के अंदर जो कि आयोजित किया जाएगा। इसमें रिद्मिक योगासन, पारंपरिक योगासन, व्यक्तिगत सर्वांगीण चैंपियनशिप, टीम चैंपियनशिप और कलात्मक योगासन है जो कि हम लोगों का फॉर्मेट्स के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। देखिए, स्टैटिस्टिक योगासन होता है जो हम लोगों का, इसके अंदर एकल और जोड़ी श्रेणियों को शामिल है जो कि किया जाएगा। जबकि लयबद्ध योगासन के अंदर जो हमारा जोड़ी, मुक्त प्रवाह और समूह योगासन को जो कि शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय व्यक्तिगत योगासन खेल प्रतियोगिता जो कि प्रस्तावित हमारी की गई, जिसको हम लोग जिला, राज्य, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जो कि आयोजित करने का लिए हम लोग जो कि काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी, 19 दिसंबर को। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग जो गोवा लिबरेशन डे होता है वो 19 दिसंबर को जो कि मनाते हैं, और इस दिन को जो कि हम लोगों का जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा गोवा को जो कि पुर्तगीज के जो हम लोगों के 450 साल का जो इसके ऊपर जो राज था उसको जो कि हटा दिया गया था, और इसको पूरी तरह से इंडिया के अधीन जो कि कर लिया गया था। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो कि ये गोवा लिबरेशन डे है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, पुर्तगीज कॉलोनीज की बात की जाए तो 1510 के अंदर जो कि पुर्तगीज ने अपनी यहाँ पर जो कॉलोनियाँ है जो कि बसाई थी, और 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो कि ये कॉलोनीज थी जो कि हम लोगों की दमन, दादर, गोवा, दीव, नागर हवेली के अंदर है जो कि ये फैल चुकी थी। जब 1947 के अंदर जो हमारे हम लोगों को जो आज़ादी मिली थी, ब्रिटेन से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब भी जो कि हम लोगों का गोवा था वो हमारा पुर्तगीज के अंदर ही जो कि उनके अंडर ही था। जब हम लोगों ने जब आज़ादी के बाद हम लोगों ने पुर्तगीज को ये छोड़कर जाने के लिए कहा तो उन्होंने जो कि मना कर दिया था इंडियन टेरिटरीज को जाने के बाद। तो उसी के बाद जो हम लोगों ने जो अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी सहायता से जो कि इसको मुक्त है जो कि करा लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भी जो गोवा जो था हम लोगों का, उसको जो हम लोगों ने जो फ्री करने के लिए पुर्तगीज से जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन था हम लोगों का ये ऑपरेशन विजय था, जो कि हमारा 36 घंटों तक जो कि हमारा मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि चला था। और इसके बाद जो कि हम लोगों की जो आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी थे, तीनों ने मिलकर के जो कि
इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और उसके बाद जो कि फलस्वरूप जो हम लोगों का 19 दिसंबर 1961 को जो कि गोवा को हम लोगों ने पुर्तगीज से आज़ाद करवा लिया था। उस समय जो गोवा के जो गवर्नर थे वो हमारे मैनुअल एंटोनियो वेसालो ई सिल्वा थे, जो जिन्होंने जो कि लिबरेशन जो हम लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है, सीडिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग जिसको, उसके ऊपर साइन किया था। और इसके बाद में 1987 को गोवा को जो कि राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि भी गोवा को राज्य किस दिन बनाया गया था या किस वर्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा 30 मई 1987 को गोवा को जो कि राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हॉकर संस्कृति जिसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका जवाब का सही आंसर हो जाएगा होगा सी, सिंगापुर। तो ये हाल ही में यूनेस्को, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसने जो सिंगापुर का जो हॉकर कल्चर है उसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता दे दी है, जिसको एक यूनेस्को कल्चर हेरिटेज जो कि घोषित कर दिया गया है। इसके अंदर जो हमारा चाइनीज कैलीग्राफी है, योगा है या फिर फ्लेमिनको है, जो कि ऑलरेडी शामिल किए जा चुके हैं। देखिए जो सिंगापुर के अंदर जो हमारा हॉकर सेंटर है वो हमारा एशियन, जो हमारा जो वेराइट लोकल, वहाँ के जो लोकल और जो अदर एशियन कुशैंस हैं उनके लिए जो कि काफ़ी फेमस है। जो कि हमारा जो सिंगापुर गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो स्ट्रीट साइड आउटडोर डाइनिंग प्लेसेस होते हैं उनकी जगह पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर जो कि इसको जो कि लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे कम हाइजीनिक होते हैं। तो उसी को जो कि कम करने के लिए जो कि ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में स्थित है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश जो हमारे दोनों देश हैं उन्होंने 5 दशक से भी अधिक समय के बाद जो कि हमारा चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी जो रेल लिंक है उसको फिर से खोलने का जो कि निर्णय जो कि अभी लिया गया है। इससे पहले जो हम लोगों का जो दोनों देशों के बीच है 1965 के अंदर जो रेल लिंक है इसको पुनर्जीवित और संचालित करने के बीच में प्रतिबद्धता जो कि के लिए एक एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया था, जो कि 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान है, जो कि इस लिंक को काट दिया गया था। इस लिंक का उद्घाटन हाल ही में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई आभासी शिखर बैठक के दौरान जो कि किया गया था। यह जो हमारा जो रेल लिंक है ये कोलकाता से सिलीगुड़ी तक एक व्यापक गेज मार्ग है, यानी कि ब्रॉड गेज लाइन है। इस रूट को जो कि आगे ले जा करके जो कि कनेक्टिविटी है, जो कि हमारा जो पश्चिम बंगाल हो गया, असम और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट रेल लिंक से कनेक्टिविटी का जो कि हमारा काम करेगा। और इससे दोनों देशों के बीच में जो बायलेटरल रिलेशंस हो गए और ट्रेड को भी काफ़ी जो कि बढ़ावा मिलेगा। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही अपने जो रेल कनेक्टिविटी के ऊपर जो कि काफ़ी जो कि काम है कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, मुगल बादशाह शाहजहाँ को यह ने जो ताजमहल का जो बनवाया था वो अपनी पत्नी की याद के अंदर जो कि बनवाया गया था। तो आपको बताना है कि उनकी पत्नी का नाम है जो कि क्या था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल सुबह के 7 बजे के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।